नमस्कार, जय श्री राम। एक नए लेक्चर में आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में अध्ययन किया था, चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक है आज जियोपॉलिटिकल कोड्स। कोड्स मतलब कूट, संहिता, नियमावली कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हम जियोपॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल कोड्स होते क्या हैं, कूट होते क्या हैं। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। पहले तो ये भू राजनीतिक कूट या संहिता या नियमावली है, और इसके साथ ही इट इज द कैलकुलेशन ऑफ हाउ अ कंट्री पोजीशन इटसेल्फ इन द ग्लोबल नेबरहुड। ग्लोबल नेबरहुड या वैश्विक स्तर पर जो उसके आसपास के या दूर के देश हैं, उनसे उनका किन प्रकार का रिलेशन होगा। कैलकुलेशंस मतलब गणनाएं, या दिमाग की बात हो रही है, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, या कूटनीति की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है कि किन किन देश से हमें किस किस प्रकार के फॉरेन रिलेशंस रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। जो एलाइज बनते हैं, जो मित्र देश बनते हैं, तो उनमें हर देश का अपना एक इंटरेस्ट छुपा होता है। बिना इंटरेस्ट दोस्ती नहीं होती है राजनीति में। और दूसरी बात यह है, राजनीति में यह भी समझने वाली बात है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। इस चीज को अपने मस्तिष्क में रखिएगा। यह राजनीति का पहला उसूल है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। आज जिन देशों से हमारी मित्रता है, कल वो हमारे विरोध में हो सकते हैं, या हम किसी पॉइंट पर, किन्हीं मुद्दों पर उनका विरोध कर सकते हैं। नए एलाइज बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं। इसलिए समझदार देश ये कोशिश करते हैं कि किसी भी देश से संबंध बिगड़े नहीं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनकी ग्लोबल पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन देशों से संबंध बिगड़े नहीं, अच्छे बने नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया 3 खेमों में बटी हुई रही। एक अमेरिका का खेमा, दूसरा यूएसएसआर का खेमा, और तीसरा नॉन अलाइनमेंट, निर्गुट। इसमें भारत और इजिप्ट और युगोस्लाविया, ब्राजील, क्यूबा, ऐसे देश थे जो ना तो यूएसएसआर की तरफ थे ना यूएसए की तरफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे संबंध खराब नहीं किए। अगर हम भारत की बात करें तो हमें जो 1947 में जो आज़ादी मिली अंग्रेजों से, हालांकि वो आज़ादी कहना मैं थोड़ा अटपटा महसूस करता हूं, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर, कि पावर का हस्तांतरण किया गया था, शक्ति का स्थानांतरण किया गया था अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों या इंडियंस की ओर या हमको। उस डॉक्यूमेंट्स में आजादी कहीं शब्द नहीं। ये हमें भ्रमित किया जाता है कि हमने आजादी ली और हमें आजादी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अंग्रेजों ने और भारतीयों ने साइन किए। वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। जो आर्काइव्स में अगर आप देखेंगे, इंडिया की आर्काइव्स में, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, तो आप उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर देखेंगे लिखा हुआ, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों या इंडियंस को। तो यहां पर क्या कहता है, ये 3 गुट बटे हुए थे, अमेरिका का, यूएसए का, यूएसएसआर का, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब जो किसी की तरफ नहीं, निर्गुट, किसी गुट में नहीं। और ये कोल्ड वॉर लगभग 1991 तक चलता रहा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में।
जब यूएसएसआर स्प्लिट हुआ और उसमें 14-15 देश अलग हो गए उनसे, उसके बाद में ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ और दुनिया ने सोचा कि अब शायद दुनिया में, विश्व में शांति स्थापित होगी। लेकिन शांति कभी स्थापित नहीं होती दुनिया में, क्योंकि हर देश रैंकिंग के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट या विकास के अकॉर्डिंग भागता रहता है। वो कोशिश करता है कि अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने देश के लोगों को, देशवासियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए और अधिक से अधिक सुविधा के साथ साथ अधिक से अधिक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी रैंकिंग को सुधारा जाए, लोग पूछें, सम्मान हो। तो यहां पर ये क्या कहते हैं कि इट इज द कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन, यहां मस्तिष्क चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ हाउ अ कंट्री पोजिशन इटसेल्फ, कि कोई देश कैलकुलेशन के आधार पर अपनी पोजीशन और स्थिति कैसे लेता है, इटसेल्फ इन द ग्लोबल नेबरहुड, विश्व स्तर पर जो आसपास के देश हैं या दूर के देश हैं उनसे हमारे कैसे संबंध बनते हैं। फिर आगे मैंने यहां लिखा है कि दीज एग्जामिनेशन इंक्लूड 5 की पॉइंट्स। अब इनके विद्वानों ने, जियोपॉलिटिशियंस ने और जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए लोग हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अब वो 5 इंटरनेशनल पॉइंट जो हैं ये हर कंट्री के लिए फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर कंट्री का अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स में बदलाव होता रहता है। तो ये पॉइंट्स तो हैं, कैलकुलेशंस तो हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल पोजीशन और ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हर कंट्री के लिए, हर राज्य के लिए, हर देश के लिए, हर नेशन के लिए, हर राष्ट्र के लिए ये अलग अलग भी हो सकते हैं और होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, आप देखिए, हु आर एलाइज नाउ, इस समय हमारे मित्र कौन है, एंड हु कुड बिकम एलाइज, और भविष्य में हमारे साथी कौन हो सकते हैं। क्योंकि ग्रुप बना के चलने का मतलब है कि आप ताकतवर हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलाइड फोर्सेस का अपना एक मित्र देशों का संगठन था जिन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा और जर्मनी अकेला पड़ गया, हिटलर की हार हुई। तो एलाइज होना, मित्र देशों से संबंध होना, अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है हु आर एलाइज नाउ, इस समय हमारे एलाइज या मित्र देश कौन है, उनसे हमारे किस प्रकार से संबंध है, कैसे आवागमन है उनके बीच में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, सैन्य, सभी प्रकार के संबंध इसमें शामिल हैं, एक ही नहीं। और फिर एंड हु कुड बिकम एलाइज, उनमें से मित्र कौन बन सकते हैं, उनके अलावा या उनमें से निकट मित्र कौन बन सकते हैं। ये पहला फंडामेंटल सिद्धांत है, फंडामेंटल पॉइंट है। दूसरा है हु आर एनिमीज, ये दुश्मन कौन है हमारे, ये हमें निश्चित करना पड़ेगा। क्या हमारे देश का दुश्मन कौन है, हु आर एनिमीज नाउ, एट प्रेजेंट हमारे दुश्मन कौन है, और एंड हु कुड बिकम एनिमीज, और भविष्य में कौन से देश हमारे दुश्मन हो सकते हैं। और ये दुश्मन देश हमारे एलाइज में से वर्तमान के एलाइज में भी हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एलाइज बनाए जाए या मित्र बनाए जाए देश वो हमेशा मित्रता निभाए ही। जैसा कि हमने चीन के साथ देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने चीन से बहुत अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, पंचशील सिद्धांत रखा, नया नारा दिया गया हिंद चीन भाई भाई, और उस चक्कर में हमने तिब्बत को, पहले देश थे हमने जो तिब्बत को जब चाइना ने बलात् कब्जा किया तो उसको समर्थन देने वाले पहले देश थे। हालांकि लोगों ने देश में बहुत विरोध किया, इसका बहुत
विरोध किया, जमकर विरोध किया कि ये गलत किया जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग ये गलत किया जा रहा है। एक स्वयं प्रभु एक स्वतंत्र देश को दूसरा स्वतंत्र देश बलात् कब्जा कर रहा है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नहीं माना गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है। तो एंड हु कुड बिकम एनिमी, कि कौन इनमें से हमारे दुश्मन बन सकते हैं। तो ये सोच जो थी उस समय के पॉलिटिशियंस की, वो गलत सिद्ध हुई और तिब्बत को हथियाने के बाद में चाइना ने 1962 में हमारे देश पर हमला किया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक्सपेंशन पर विश्वास रखती है, वो ब्लडशेड पर विश्वास रखती है। क्रांति कहां होगी, कैसे होगी, वो बंदूक से नोक से होगी और उसमें खून, लाल झंडा, लाल सलाम उनका प्रिय है। गरीबी देश में हो, भुखमरी देश में हो, तब उनके सिद्धांत चलते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सब लोग समर्थ हों, सब लोगों के पास संसाधन हो, सब लोगों के पास नौकरी हो, क्योंकि राजनीति चलाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं। बिना पॉइंट से राजनीति नहीं चलती है। जिन्हें हम कहते हैं कि कई बार के किसी भी राजनीति पार्टी के पास अगर मुद्दे ना हो तो उनकी राजनीति चलना बंद हो जाए। तो इन मुद्दों को कैश करना कैसे भी, उसमें भले देश का नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अपनी राजनीतिक सोच और अपनी राजनीतिक दल वो सर्वोपरि रहता है। तो फिर चाइना हमारा पहला एनिमी हो गया, जो मित्र था वो एनिमी हो गया, क्योंकि जिस चाइना पे हमने विश्वास किया उसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। 1962 में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र अक्षय चीन का उन्होंने हथिया लिया, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद भी एलएसी को भी क्रॉस करके, अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा, लद्दाख में भी उसने एंटर किया जबरन। तो ये खुली दादागिरी है, गुंडागिर्दी, जिसका जवाब हमारी सरकार ने बहुत स्ट्रांगली दिया। और शायद पहली बार भारत की सरकार ने इतना स्ट्रांग स्टेप उठाया चाइना के खिलाफ। और अगर अब भी वो नहीं माना तो और भी स्ट्रांग उठाने में हमारी सरकार, हमारा देश सक्षम है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, हाउ कैन कीप करंट एलाइज, कि करंट एलाइज को हम कैसे बनाए रखें। अपने मित्रों को बनाए रखना भी तो जरूरी है कि कई मित्र निकल के भाग नहीं जाए दुश्मन के पास। तो मित्रों को के साथ मित्रता बनाए रखने में भी मिलना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ दें कुछ लें। तो ये तो गिव एंड टेक तो एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेशली। हाउ कैन कीप करंट एलाइज एंड मेक पोटेंशियल एलाइज मोर, और उनको और भी ज्यादा पोटेंशियल्स एलाइज बनाया जाए, उनको या अन्य को। समझ रहे ना मेरी? चौथा पॉइंट है इसमें, हाउ कैन डिफेंड अगेंस्ट करंट एनिमीज, के जो करंट एनिमीज हैं उनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एनिमीज इस समय कौन है? मुख्य रूप से पाकिस्तान है, चाइना है। कि चाइना और पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, जिन्होंने पाकिस्तान ने 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा दबा रखा है, और हमारी मूर्खता के कारण से। क्योंकि उस समय के राजनेताओं के पास में वो दूरदृष्टि नहीं थी, वो विजन नहीं था जो राजनीति का होता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का होता है। तो बढ़ती हुई और जीतती हुई सेना को यूएन में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने रुकवा दिया, और आज वो एलओसी बना हुआ, और 78,000 स्क्वायर किलोमीटर बलात् पीओके के रूप में पाकिस्तान दबाए बैठा है।
और 62 में हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर खोया जो चाइना ने दबा लिया। अब आप देखिए 2,36,000 टोटल स्क्वायर किलोमीटर, 2,36,000 स्क्वायर किलोमीटर संपूर्ण जम्मू कश्मीर का एरिया है। उसमें से 78 और 38, और तुर्रे की बात यह है कि बाद में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से। क्या दादागिरी है। जो हरि सिंह जी के बीच में और भारत सरकार के बीच में संबंध हुआ था, उसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर को बिना किसी शर्त से भारत का अभिन्न अंग माना गया था। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसीज ऐसी चली जिनके तहत कुछ विशेष अधिकार लोगों को संतुष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में दिए गए, जिसे 370 आर्टिकल की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, और वो हमारे लिए नासूर बनते हुए चले। अभी पिछले साल ही 2019 में 5 अगस्त को हमने उनसे छुटकारा पाया है, 1 वर्ष हो चुका है। और साथ ही जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी हमने चेंज किया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दी। ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो इस सरकार ने लिए हैं, हमारी सरकार ने लिए हैं, जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि 370 और 35A को हटाना नामुमकिन है। खून की नदियां बह जाएंगी, लाशें पड़ी होंगी, तिरंगे को झंडा कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन सब की डिब्री टाइट करके साइड में डाल दिया और 1 साल संपन्न हुआ है पूरा सफलतापूर्वक। पॉलिटिशियंस ऐसे होने चाहिए सेंटर में, विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में, जो स्ट्रांग हो। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, आप हमारी सुनोगे, हम आपकी सुनेंगे। आंखें झुकाकर नहीं और आंखें दिखा के बात नहीं करेंगे, यानी कि बराबरी पर बात करेंगे। और कोई भी समझौता हम पे थोपा नहीं जाएगा। चीन के इतने सारे ऐप्स हमने बैन किए, चीन के माल को देश की जनता ने बॉयकॉट किया। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, हमारी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अफसोस लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इस बड़ी जीत को। इससे पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा उठा है। तो हाउ कैन डिफेंड अगेंस्ट करंट एनिमीज एंड अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स। नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम कैसे डील करें। जैसे कोरोना एक नया चैलेंज आया है पूरी दुनिया में, कैसे डील करें भाई। ये तो विश्व स्तर की महामारी है। लॉकडाउन किए गए पूरी दुनिया में, लोगों को समझाया गया ये मास्क लगाएं, घरों से बाहर कम से कम निकलें, सैनिटाइजर यूज करें। और ऐसे देशों से आने वाले लोगों को बैन किया गया, विशेषकर चाइना और आसपास के देश, जो कैरियर के रूप में कोरोना को देश में ला सकते थे। तो अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स, जितने भी न्यू थ्रेट्स हैं, जैसे चाइना से हमारा न्यू थ्रेट हुआ तो हमने नए इक्विपमेंट्स खरीदे, रफाल खरीदा, S-400 खरीद रहे हैं हम यूएस रशिया से, और साथ ही इजराइल से हम कई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जा रहे हैं। हमारे जो सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में, वो इन बॉर्डर्स को के ऊपर रात दिन पल पल निगाह रखे हुए हैं और दुश्मन के मूवमेंट को चेक करते रहते हैं कि आने वाले समय में जो न्यू थ्रेट्स हैं हमारे सामने और न्यू अलाइज जो बन रहे हैं। आप देखिए न्यू अलाइज क्या बन रहा है, मित्र देश क्या बन रहे हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, ये नए मित्र देश बन रहे हैं।
क्योंकि चाइना बदी पे उतरा हुआ है। 13-14 देशों की बाउंड्री उससे लगती है और 18 देशों के में अंदर जाके वो लोग अपने उनके एरियाज को क्लेम करता है। किसी भी देश से उसके अच्छे संबंध नहीं है आसपास के देशों से। सिर्फ आर्थिक पावर बन जाने से ही राजनीतिक स्तर ऊंचा नहीं होता है। हमें अपने अलाइज के, अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना भी बहुत जरूरी है। और वो एक्सपेंशन का वक्त गया जब बलात् कब्जे हो जाते थे दूसरों के देशों पर, उनके क्षेत्रों पर। अब तो जो बलात् किए हुए कब्जे हैं उनको लौटाने का समय आ गया है। अक्साई चीन भी लेना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पूरा लेना है और लेंगे, क्योंकि राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक दूरदर्शिता इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5वां पॉइंट है इसमें, हाउ डू प्रेजेंट एंड जस्टिफाई द प्रीवियस 4 क्वेश्चंस टू ओन पब्लिक एंड द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ये जो 4 पॉइंट है ऊपर के 1, 2, 3, 4, इन 4 पॉइंट्स को हम अपने देश में और ग्लोबल लेवल पर कैसे जस्टिफाई करेंगे। कोई भी देश इन 4 पॉइंट्स के तहत चलता है और डिसीजन लेता है, तो वो अपने देश की जनता को किस प्रकार से जस्टिफाई करेगा, किस प्रकार से समझाएगा, और देश की जनता कैसे राजनेताओं से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और उच्च जो नेता हैं जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उनसे जुड़ेंगे। तो लोकल लेवल पर कंट्री के लोगों को, कंट्री के जनता को सेटिस्फाई करना के ये 4 पॉइंट जो ऊपर के हैं, हमने इस कारण से लिए डिसीजन, इसमें हमें ये फायदा है, क्योंकि हर कंट्री के लिए सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। अब वो पंचशील वगैरह का जमाना गया, बहुत भुगत लिया हमने पंचशील और अहिंसा के नाम पर दुनिया की दादागिरी, दुनिया की गुंडागर्दी। अब वक्त बदल रहा है। अब इस बदलते वक्त में हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सदियों से जो सहा है अब नहीं सहा जाएगा। जनता क्या है? किसी भी देश की जनता उस देश की सोच है, और जनता अपने हेड में क्या देखती है? अपना चेहरा देखती है, अपनी सोच देखती है। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने भी 1-2 बार लिखा है कि कहानियां हमेशा चलती रहती है, नायक पीछे छूट जाती है। और कहानियां हमेशा चलती रहती हैं मतलब कहानियां जिंदा रहती हैं, और उनमें वो नायक भी जिंदा रहते हैं, और लोगों के सबकॉन्शियस में, दिमाग और आत्मा में वो घटनाएं छुपी रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और जैसे ही उनको उससे संबंधित कोई चेहरा मिलता है कि हाँ, दिस मैन इज राइट, ये वो सोचता है जो मैं सोचती हूं। और देश की जनता, किसी भी देश की जनता अपने हेड को देखकर अगर ये महसूस करती है कि ये वो करता है, वो सोचता है जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते थे और चाहते हैं, तो वो नायक सिर्फ एक चेहरा नहीं रह जाता है, बल्कि चेहरे से आगे चले जाता है। बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया को नई राह दिखाई है, नए रास्ते दिखाए हैं। तो यहां पर 5th पॉइंट में ये कि एक तो लोकल लेवल पर अपने कंट्री के लोगों को समझाना, और साथ ही पब्लिक एंड द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। अब ग्लोबल कम्युनिटी को भी, अन्य देशों को भी आपको मैसेज देना है कि हमने ये क्यों किया है। अभी वर्तमान में हमने ईरान का साथ छोड़ा, हम चाबार बंदरगाह बना रहे थे वहां पर, और वहां से होती है अफगानिस्तान तक रेल मार्ग और सड़कों का निर्माण भी हमने काफी किया, लेकिन कंट्री के इंटरेस्ट में हमें वहां से निकलना था, और हम निकले क्योंकि कंट्री का हित था।
यूएसए और अलाइज कंट्रीज नहीं चाहते थे कि ऐसे देशों की मदद की जाए जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं और डेमोक्रेसी का गला घोंटते हैं। चाइना ने आज कितना ही आर्थिक उन्नति कर ली हो, लेकिन वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। वो अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी नेता की बुराई नहीं कर सकते हैं। उनको भगवान की तरह उनको पूजना है। और अब चाइना गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर भी निकाल दिया कि 2 ही भगवान हैं उनके देश में, जिनकी फोटो आपके अपने अपने घरों में लगानी है। एक माओ की, दूसरा वर्तमान का जी जिनपिंग है उसकी। क्या है 2021 में भी कोई देश इस प्रकार के थिंकिंग रखेगा तो फिर मैं नहीं सोचता हूं उसका कोई अच्छा भविष्य है। यूएसएसआर का एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। यूएसएसआर ने 1945 के बाद में जो अपने आसपास के देशों को कब्जा कर लिया था और अपने देश का अंग बना लिया था, 1991 में आके वो टूट चुका है। 14 देश अलग अलग बन गए क्योंकि उनसे उनका मैचिंग ही नहीं था। वो एक अलग समुदाय थे, उनकी अलग संस्कृति थी, उनकी अलग भाषा थी, उनका अलग इतिहास था। तो कहीं ऐसा चाइना के साथ भी नहीं हो, मैं सोचता हूं होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये पब्लिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल कम्युनिटीज को समझाना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम यूएसए के साथ जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं, हम यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे तो क्यों जुड़े हुए थे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे तो क्यों थे। आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, गुट सम्मेलन या गुट जो है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची है, वो इतिहास का हिस्सा हो गया। तो ये मैंने यहां लिखा है स्केल, जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। ये जितने भी 5 पॉइंट हैं, ये इन स्केल्स पर चलते हैं, इन पैमानों पर चलते हैं। लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर। कैसे चलते हैं कि लोकल लेवल पर मतलब जो आसपास के बाउंड्री लगे हुए 2 देशों के बीच में संबंध, जैसे भारत नेपाल के बीच में संबंध, भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध, भारत श्रीलंका के बीच में संबंध, भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध, जो जिनमें 2 देशों में इस प्रकार की ट्रीटी है कि हम तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में वॉर हुआ था, उसमें जो 1971 में शिमला अकॉर्ड हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, मिसेस इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में, वहां एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था और वो शील्ड हमारी आज तक बना हुआ है। दैट वाज द गुड डिसीजन टेकन बाय मिसेस गांधी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी तो वो दोनों देश ही निपटेंगे, किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो बांग्लादेश के रूप में है आज, वो आजाद हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया, बांग्ला संस्कृति को बचाया पाकिस्तानियों के खिलाफ जाकर। 30 लाख लोगों को बंगाली लोगों को पाकिस्तान की सेना ने मारा, बलात्कार किया, बच्चों को रौंद के रख दिया, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको रौंद के रख दिया। 30 लाख लोग, कैन यू बिलीव इट। और उसके बाद वो नया देश बना, और नया देश बनने के बाद में वर्तमान में बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे है। उनकी अपनी एक संस्कृति है, इतिहास है, पहचान है। औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत आगे है। तो यहां पर ये
पहला स्केल हुआ लोकल लेवल का। दूसरा रीजनल है, वो थोड़ा उससे बढ़कर है। 2 या 3 या 4 देशों के बीच में किसी प्रकार के संबंध हैं या विवाद हैं, उनको सुलझाने की बात करना, आसपास के देशों से दूर थोड़ा निकल के संबंध स्थापित करना। और तीसरा है ग्लोबल, कि किसी कंट्री की पैठ ग्लोबल लेवल पर, जैसे यूएसए 1945 के बाद में, द्वितीय विश्व के बाद में यूएसए ने जिस प्रकार से प्रगति की है, विकास किया है और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को उसने सुलझाया है या उलझाया है, मैं उलझाया भी बोल रहा हूं, जिसकी पैठ ग्लोबल लेवल पर है। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आकर हिंद महासागर में आना चाहते थे तो उन्होंने पाकिस्तानियों को यूज किया, तालिबान खड़ा किया वहां पर, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल था। सारे हथियार दिए, सभी प्रकार के उन्नत हथियार दिए, इकोनॉमिक लेवल पे भी खूब हेल्प की और यूएसएसआर को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हराया। भले ही 2 एटम बम डालने पड़े, लेकिन डाले। कई बार शांति के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, तो कठोर कदम उठाए। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, नाटो जिसमें आता है, उन सब से संबंधित जो रिलेशंस हैं या जियोपॉलिटिकल कोड्स हैं ग्लोबल लेवल पर, वो यूएसए के हैं। तो अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो लिखा है मैंने नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी गैर राज्य अभिनेता या अभिकर्ता। ये नॉन स्टेट एक्टर बड़े बदमाश होते हैं, मैं तो इनको बदमाश बोलता हूं। ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, जिन्हें NSA भी कहा जाता है, आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट होल्ड इन्फ्लुएंस ऑन अ सॉवरेन स्टेट, जिनका संवैधानिक कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, लेकिन अपने प्रभाव के कारण से किसी भी संप्रभुता वाले देश और वहां के सिस्टम पर पकड़ रखते हैं। आप कह सकते हैं कि उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या करते हैं। अब ये गैर राज्य अभिनेता या नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? ये टेररिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान कई बार कहता है भाई हमारे यहां टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिज्म चलता है, लेकिन वो नॉन स्टेट एक्टर है, सरकार का उससे कोई संबंध नहीं, जबकि सरकार ने खड़े किए हैं। हकीकत तो ये है, सरकार के मुताबिक ही वो चल रहे हैं और वो काफी हद तक सरकार को चला रहे हैं। वर्तमान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के एक पपेट के रूप में हैं। आर्मी, ISI और आतंकवादी ग्रुप जो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है, उसके खिलाफ वो जा ही नहीं सकती, इतनी हिम्मत ही नहीं। तो वहां से जो पास होता है उसको बोलना पड़ता है उनको, वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाते। तो पाकिस्तान में ये नॉन स्टेट एक्टर इतने स्ट्रांग हैं। जब नॉन स्टेट एक्टर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो देश या समाज ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। फिर इंसर्जेंसी ग्रुप्स, हमारे देश में भी बहुत सारे इंसर्जेंसी ग्रुप हैं, माओवादी हैं, नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं। पंजाब में आतंकवाद चलाया गया, कश्मीर में चलाया गया, नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया। तो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं जिनका काम होता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन वो एक्टर है जो सारा अपना दिमाग से काम लेता है कि मुझे किस देश से किस रूप में बिजनेस करना है और कैसे कैसे वहां की लॉबी को प्रभावित करना है, कैसे कैसे वहां के राजनेताओं को प्रभावित करना है और कैसे मुझे अपने लिए फायदा प्राप्त करना है।
फिर एनजीओज, जितने एनजीओज हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ये भी सरकारों को बहुत ब्लैकमेल करती है, समाज को बहुत ब्लैकमेल करती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे एनजीओज ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ही हैं जो गैरकानूनी गतिविधियों में लगे रहते हैं, जिनका मुख्य जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना है, पैसा आए कैसे भी आए, और सरकार को ब्लैकमेल किया जाए, डाउन किया जाए। अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि हमारे देश में एक मूवमेंट चलाया बीच में कि हम बाहर से आने वाले जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दे सकते हैं। तो यहां के लोगों ने, इन एनजीओज वगैरह ने इस प्रकार की मिथ को, इस प्रकार की छूट को आगे बढ़ाया कि इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। इससे भारतीय मुसलमान की, एक मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली थी और ना जाएगी, लेकिन शाहीन बाग जैसा मूवमेंट खड़ा कर दिया गया, दंगे कराए गए, तोड़फोड़ कराई गई, लूटमार कराया गया मजहब के नाम पर। दिल्ली को जला के रख दिया इन गुंडों ने। कब तक सहा जाएगा इनका ब्लैकमेलिंग? सरकारों को इनके ऊपर बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति उनकी बाप की जागीर नहीं है जो वो आके जला दें, तोड़ दें। वो हमारे खून पसीने के कमाए हुए इनकम टैक्स देकर खड़ी की गई। उसके बाद एंड सोशल मूवमेंट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉबी ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप्स। सोशल मीडिया और मीडिया, ये मीडिया तंत्र भी बहुत कई बार सरकार के साथ और सरकार के विरोध में खड़ा रहता है। जितने अखबार हैं, जितने चैनल्स वगैरह हैं, ये अपने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को कैश करने के लिए कभी भी सरकार से जुड़ जाते हैं, कभी भी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, और इसमें विज्ञापनों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ज्यादातर कमाई इनकी विज्ञापनों से ही होती है। और उसके साथ ही लॉबी ग्रुप एंड प्रेशर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम दूसरे देशों में अपने देश के मुताबिक, अपने देश के लिए लॉबिंग तैयार करें, कि वहां की संसद में, वहां की पार्लियामेंट में अगर वहां के नेता वगैरह बोले तो हमारे फेवर में बोलें, हमें सपोर्ट मिले वहां से। और ये लॉबी तैयार करने का जो गुण है वो इजराइलीज में सबसे बड़ा है। एक छोटा सा देश है, एक छोटी सी आबादी है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिसने यूएसए जैसे देश में इतनी स्ट्रांग लॉबिंग की है, इतना स्ट्रांग प्रेशर बनाया है कि वो जो कह दे यूएसए को मानना पड़ता है। होता है ना? इसलिए हमने भी इजराइल से बहुत अच्छे संबंध बनाए, और अमेरिका और दूसरे देशों में हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर ये लॉबी ही तैयार की है। लोग कई बार कटाक्ष करते थे, अरे हमारे प्रधानमंत्री तो हर चौथे पांचवें दिन या हर सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह विदेश यात्रा पे चले जाते थे, वो अयाशी करने नहीं जाते थे। वो ये इंटरनेशनल रिलेशंस देशों से बनाने, अपने फेवर में लॉबी खड़ी करनी, और उस लॉबी का प्रेशर वहां की सरकार पर क्रिएट करना। जैसे कश्मीर मुद्दे पर 370 और 35A हटाया गया तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश नहीं बोला, पाकिस्तान ही बोला, बाकी कोई देश अगेंस्ट नहीं बोला, हमारे साथ खड़े रहे। ये विदेश नीति का बहुत उत्कृष्ट, सफलतापूर्वक किया गया कार्य।
आज भी कई बार इन मुद्दों पे बात होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, जियोपॉलिटिकल कोड्स, इनकी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोस्त दुश्मन बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में, विदेश नीति बनाने में, कूटनीति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और आज के समय में प्रत्येक देश अपनी अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक इन 5 पॉइंट्स को और इन 3 स्केल्स के ऊपर आधारित होकर अपने देश के लिए कैलकुलेशन करता है कि हम किस प्रकार अपने देश को आसपास के देशों और विश्व के देशों से संबंध स्थापित करेंगे, हमें कौन से वहां से संसाधन मिलेंगे, कौन सी नई नॉलेज मिलेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी और हम उनको क्या दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।